हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पे करने वाले हैं चर्चा। प्रश्न ये है कि अगर किसी राज्य के अंदर ऑलरेडी चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, तो क्या ऐसे में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? जी हाँ, ये चर्चा इस समय पूरे देश में चल रही है और उसके पीछे का रीजन है एक राज्य के मुख्यमंत्री। दरअसल वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि राज्य के चुनाव ठीक से कंप्लीट हो और राज्य में राष्ट्रपति शासन ना लगे, तो ऐसे में हिंसा का प्रयोग नहीं कीजिए। अगर आप हिंसा का प्रयोग करते हैं तो बीजेपी ने ऑलरेडी तैयारी की हुई है कि वेस्ट बंगाल के अंदर फिर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा और इसके बाद फिर चीजें बहुत बिगड़ जाएंगी। तो आपको कुछ परहेज करना होगा और वो हिंसा नहीं करने का परहेज है। अब ये मामला इस दौरान सामने तो आया, तो सबके मन में ये बात चलने लगी, क्या ऐसा हो सकता है कि कभी भी किसी भी राज्य के अंदर चुनावी प्रक्रिया के दौरान आप लगा सकते हैं क्या राष्ट्रपति शासन? पर ये सब चीजें क्यों आई और हिंसा के बाद क्यों कही गई? देखिए, अभी 1 अप्रैल की बात थी और वेस्ट बंगाल के अंदर एक बड़ी शर्मसार करने वाली घटना देखी गई। ऑलरेडी वेस्ट बंगाल कंट्रोवर्सीज में है बीते दिनों हुई SIR की वजह से। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान वेस्ट बंगाल में यह देखा गया कि 60 लाख लोगों का मामला विवादित हो गया और ये माना गया कि कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स की कमी या किसी और कारण से लोगों के नाम कटने लगे। ये मुद्दा बार बार उठाया गया और बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल मुद्दा हो गया था इन 60 लाख लोगों का नाम हटना। हालांकि फिर उसके बाद जब ये कहानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर्स की बेंच बनाई। कहा गया कि न्यायिक अधिकारी जाएंगे और वही इस तरह के मामलों की सुनवाई करेंगे और बाद में अंतिम निर्णय करेंगे कि कौन वोटर्स इसमें शामिल होने लायक है और कौन नहीं है। हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस को रिजॉल्व कर लिया गया, लेकिन अभी भी 12 लाख के लगभग केसेस ऐसे हैं जो चीजों में फंसे हुए हैं और उनके ऊपर भी कोई क्लैरिटी आ नहीं रही है। और चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, चुनावी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और ऐसे में एक बड़ी जनसंख्या है जिसके साथ ये व्यवहार होने वाला है कि वो अपने राज्य में होने वाले चुनावों में ही शायद वोट ना कर पाए। तो इन्हीं कंट्रोवर्सीज के बीच में बहुत सारे जुडिशियल ऑफिसर्स तैनात किए गए थे वेस्ट बंगाल में और उन्हीं तैनात किए गए अधिकारियों की एक टीम थी 7 न्यायाधीशों की। तो अभी 1 तारीख को 7 न्यायाधीशों की एक टीम को जनता के द्वारा घेर लिया गया और उन्हें 9 घंटे तक एक ही जगह पर रखा गया बिना कुछ खिलाए पिलाए। और ये सबसे बड़ा फेलियर था प्रशासन का, ये तंत्र का फेलियर था, क्योंकि आप जुडिशियल ऑफिसर्स की सिक्योरिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे, चीजों को नहीं संभाल पा रहे। और इसी बात को आधार बनाकर वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया। साथ साथ ये भी कहा कि ये प्रशासनिक विफलता है, प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए था। मेरे हाथ में फिलहाल कुछ नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का फेलियर है और जो कि लगातार बार बार देखने को मिल ही रहा है। साथ साथ ये भी कहा गया कि देखो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में अभी मैं सारी शक्तियों का इस्तेमाल कर नहीं सकती। दूसरी तरफ लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए और चीजों को सेफ रखना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बाद में एक पत्रकार के माध्यम से मुझे चीजें पता लगी, तब मुझे एग्जैक्टली पता लगा कि हुआ क्या था। और जिस तरह से 7 न्यायिक अधिकारियों को लोगों ने घेर लिया, घेराव में बांध के रखा 9 घंटे तक, बड़ी ही मुश्किल से उनको निकाला गया। पुलिस और बचाव दल आया और उन्होंने भी कई घंटों की मशक्कत की, तब जाकर के सभी लोग ठीक से यहाँ से निकल पाए। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज देखने को मिल रहा है। और वेस्ट बंगाल ऑलरेडी हमेशा फेमस रहा है अपने चुनावों के दौरान हिंसा के लिए। जब जब वेस्ट बंगाल में चुनाव हुए हैं, हिंसा ना हो ऐसा आज तक कभी भी एग्जांपल देखा नहीं गया। और बीते दिनों बहुत सारी हिंसा हुई है और पॉलिटिकल पार्टीज में लोगों की जान तक चली जाती है, इतनी हिंसा कर दी जाती है। तो ये चिंता की स्थिति है। अब इस चिंता की स्थिति के लिए अगर मेन कंडीशन समझे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी चीजों को समझा और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर के बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत निंदा की है क्योंकि जुडिशियल ऑफिसर के साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ है और वो लोग जो मेनली वहां पर जिम्मेदारियों से गए थे, काम पूरा करने गए थे, जनता की चीजों को सुलझाने ही गए थे, उन लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार बहुत ज्यादा गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद इन चीजों की पूरी तरह से निंदा की है। केवल इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर मुद्दा सौंप दिया गया है CBI को और NIA को। ये कहा है कि ये टॉलरेट करने वाला केस नहीं है। CBI और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये दोनों ही इस मामले की जांच करे पूरी तरह से और जो भी यहाँ पर खास तौर पर दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सबसे जरूरी चीज। तो वास्तव में इस तरह की चीजें टॉलरेट तो नहीं ही की जानी चाहिए। अगर एक जगह पे लोग इस तरह की चीजों को करते हैं तो बाद में इसको अप्रिशिएशन के तौर पर बाकी और राज्य में भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिल सकती है। परेशानी वाली बात है। अब इस पूरे के पूरे विवाद का एक मुख्य केंद्र कौन है? हमारा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन इस मामले में भी वेस्ट बंगाल के अंदर 2 तरह से कंट्रोवर्सी झेल रहा है और बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। एक तरफ अभी बीते दिनों हमारे इलेक्शन कमीशन ने दौरा किया था वेस्ट बंगाल का, जहां पर नारे लगे थे इलेक्शन कमीशन गो बैक वाले, वो साइमन कमीशन वाला बिल्कुल एग्जैक्ट सेटअप। दूसरी चीज क्या है कि एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन ने राज्य के अंदर सारा मामला गड़बड़ाया हुआ है SIR के अंदर, और SIR में जिस तरह से पहले 60 लाख लोगों का मामला था, फिर भी 48 लाख चीजों को रिजॉल्व किया गया, लेकिन 12 लाख लोग अभी भी इस पूरे मामले में परेशान है और उनका यह कहना है कि हमारे नाम शामिल नहीं है और वो लगातार अपील कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका नाम शामिल हो, इलेक्शन आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज है,
जैसे ही इलेक्शंस को अनाउंस किया गया था तो 5 यानी कि टोटल अभी 4 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन चल रहा है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दी गई थी। और जैसे ये काम हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने एक बड़े लेवल पर बड़े बड़े अधिकारियों को ट्रांसफर दे दिया और रातों रात लोगों को ट्रांसफर किया। और जब ट्रांसफर किया गया था तो इस समय ना तो स्टेट गवर्नमेंट से कोई बातचीत की गई, ना ही स्टेट गवर्नमेंट की कोई सहमति ली गई, बिना स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत किए और आपने ट्रांसफर कर दी। अब नियमों को समझे तो ये पता चलता है कि जब कभी भी राज्य में किसी भी अधिकारी को ट्रांसफर करना हो या जो भी चीजें हो, मतलब राज्य में काम कर रहे अधिकारी एग्जैक्टली राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं और इलेक्शन कमीशन ने उन लोगों के लिए सीधे तौर पर ट्रांसफर ऑर्डर्स जारी कर दिए। अब ऐसे में राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की ये तो जिम्मेदारी है कि इलेक्शंस के अच्छे संचालन के लिए वो इनको कर्मचारी प्रोवाइड करे, लेकिन अब इस तरह बड़े पैमाने पर ट्रांसफर करेंगे तो ये गलत है। अब इस तरफ एक अलग ही कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटिंग बन चुकी है और वो स्थिति है कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना चाहते हैं, मुक्त चुनाव कराना चाहते हैं, इसलिए अधिकारियों को ट्रांसफर किया। बट एक दूसरी कंडीशन ये है कि आप चुनावों को प्रभावित करना चाहते हैं आपने, इसलिए यहाँ पर इन चीजों को बदला और लोगों को ट्रांसफर दे दिया। तो ये भी एक अलग कंट्रोवर्सी है, इस पर भी बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है और यहाँ पर भी चीजों में डिस्प्यूट हो रखा है। एंड लास्टली सारा केस आ जाता है प्रेसिडेंट के ऊपर, क्योंकि ये बात चल रही है कि राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाने वाला है। तो मन में अब ये बड़ी बात है कि जब चुनावी प्रक्रिया चल रही है, ऑलरेडी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, तो क्या हो सकता है कि अब राष्ट्रपति शासन लगा दे? तो इस क्वेश्चन का अगर मैं सीधा जवाब दूं इन वन वर्ड तो वो है यस। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर किसी राज्य में चुनावी प्रक्रिया चल रही हो, डेट्स अनाउंस हो चुकी हो, तो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होने के बावजूद आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ऐसा क्यों और किस वजह से? तो देखिए, इस पूरे मामले का जो एक मेन सेटअप है, वो मेन सेटअप ये है कि चुनावों के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट केवल यह बताता है कि चुनाव के दौरान आपको किस तरह के नियमों का पालन करना है, किस तरह की बयानबाजी नहीं करनी है, सरकारी संसाधनों का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, सभी के लिए व्यवस्थाएं बराबर रहेंगी, चाहे कोई रूलिंग पार्टी हो या फिर अपोजिशन की रही पार्टी हो, वो सब अब इस समय बराबर है। कोई भी सरकार वाला व्यक्ति नहीं माना जाएगा और इस समय सारी व्यवस्था सामान्य हो जाएगी, कोई विशेष पदाधिकारी नहीं है और एक न्यूट्रलिटी की कंडीशन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करके। हालांकि ये बाध्यकारी नहीं होती है, हालांकि ये आपके केवल खुद के आधार पर इसको पालन करना होता है। ऐसा कोई नियम कानून नहीं है जो जबरदस्ती पालन करवाए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी आपसी सहमति के आधार पर सभी इसको पालन करती हैं और सभी लोग समानता से चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं ताकि निष्पक्षता से और मुक्त चुनाव कंप्लीट हो सके। यही मेन मुद्दा होता है। अब ऐसे में अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा भी हुआ है, चुनाव की प्रक्रिया चल भी रही है, तो भी संविधान का अनुच्छेद 356 राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकता है। इस दौरान वैसे तो खैर सामान्य परिस्थितियां नहीं, पर फिर भी कुछ विशेष देखा जाए तो हो सकता है। और वो सबसे पहली चीज यही है कि जब कभी भी राज्य के अंदर व्यवस्था बड़े स्तर पर खराब हो जाए, हिंसा का होना, दंगे होना, तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है जिसके आधार पर राज्य में आप राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। मतलब अल्टीमेटली संवैधानिक तंत्र की विफलता कहते हैं, अव्यवस्था कहते हैं। अगर सरकार का गिर जाना वगैरह, बहुमत टूटना ना हो जाए, वो तो सामान्य सी बात है कि वहां तो हो सकती है। लेकिन एक दूसरा कारण ये है कि जब सरकार बहुमत में हो तो भी अव्यवस्था के आधार पर, हिंसा के आधार पर ये कहा जा सकता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो बिल्कुल पॉसिबिलिटीज पूरी हैं कि अगर प्रेसिडेंट्स रूल आपको लगाना है तो इलेक्शन के चल रहे प्रोसेस के दौरान भी आप लोग प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकते हैं, अनाउंस कर सकते हैं। ये वाली पावर तब भी है। तो ममता बनर्जी ने जो बातें कही हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल निराधार है। वहां पर यह है कि अगर गवर्नमेंट चाहती है तो चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं सिफारिश करके और कह सकते हैं कि इसको प्रेसिडेंट्स रूल में शामिल कर दिया जाए। बट इन्हीं आधारों पे यही कंक्लूजन निकलता है कि वैसे तो चीजें ठीक ही हैं, बट जरूरी है कि चुनाव हो तो हिंसा ना किया जाए, वो भी लोगों के हाथ में ही है, नागरिकों के हाथ में ही। तो यही है सारी मेन बातें। और क्यों हो रहा है विवाद, किस वजह से विवाद हो रहा है, क्या एग्जैक्टली हुआ है सिचुएशन में, वो सारी बातें भी आपको क्लियर कर दी गई है। तो उम्मीद करते हैं कि हर एक पॉइंट आप समझ गए होंगे। हालांकि इस तरह के करंट अफेयर्स को डिटेल में आप समझना चाहते हैं तो डिटेल में समझने सुबह 9 बजे आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारे लाइव सेशन में, जहां हिंदी में हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं और साथ ही साथ एडिटोरियल डिस्कशन भी करते हैं। ये दोनों ही काम होते हैं। तो जुड़िए सुबह 9 बजे। साथ ही एक नया बैच शुरू हो रहा है स्टडी IQ में 7 अप्रैल से, और ये बैच उनके लिए भी खास है जो 2027 की परीक्षा देना चाहते हैं, उनके लिए भी खास है जो 2028 की परीक्षा देना चाहते हैं। तो KL Live कोड यूज कीजिए आप लोग, और इस दौरान KL Live कोड यूज करके आपको मिल जाएगा बेस्ट डिस्काउंट। साथ ही साथ आपकी फीस रिफंड भी हो सकती है अगर आप लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर किया है तो ऐसे में आप लोग उठाइए इस पूरे फायदा, और आपको क्लासेस पूरी मिलेगी, स्टडी मटेरियल, टेस्ट, मेंटरशिप, हर एक सुविधा आपको मिलेगी जो तैयारी को आपके आसान बना सकता है। KL Live कोड यूज करने से आप मुझसे सीधा जुड़ करके तैयारी भी कर पाएंगे। बाकी जुड़ सकते हैं मेरे साथ आप लोग और प्लेटफॉर्म्स पे भी। सो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक एक्स अवेलेबल हैं, और बाकी हमारे यूट्यूब जो सेशन होते हैं, जो PDF होती है, वो आपको अवेलेबल हो जाती है टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहां पर भी मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। इस वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगा है आप लोग को तो शेयर कीजिए बाकी लोगों तक जरूर। जुड़े रहें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। स्टडी IQ मेरे साथ। थैंक यू सो मच। सी यू सून। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।